आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की हिंदी साहित्य की पुस्तक मंदाकिनी के निर्वासित नामक पाठ को पढ़ेंगे, जो सूर्यबाला द्वारा रचित है। लेखक परिचय। हिंदी कहानी की सशक्त हस्ताक्षर सूर्यबाला का जन्म 25 अक्टूबर 1943 को उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। इनके आज तक 150 से ज़्यादा उपन्यास, कहानियाँ और व्यंग्य आदि प्रकाशित हो चुके हैं। सृजन की श्रृंखला का प्रथम पुष्प मेरे संधि पत्र उपन्यास सन 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो साहित्य के सभी पाठकों में काफ़ी चर्चित रहा। यानी कि इनकी हिंदी साहित्य रचने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रथम रचना मेरे संधि पत्र नामक उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुई। साहित्यिक रचना संसार का सुपरिचित नाम है सूर्यबाला। इनकी अधिसंख्य कृतियाँ कोमल एवं नाजुक अनुभूतियों को निगलने वाली क्रूर व्यावसायिकता पर चिंता प्रकट करती हैं कि आज का जो समय है इसमें व्यावसायिकता इतनी ज़्यादा फैल गई है कि इसने संबंधों को भी अपने दायरे में जकड़ लिया है, और इस कारण से यह कोमल और जो नाजुक अनुभूतियां हैं उनको परे धकेल देती हैं। जीवन की विविध परिस्थितियों को परखने की कथा लेखिका के पास गांधीवादी दृष्टि है। समाजगत सकारात्मक परिवर्तन तथा जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता हेतु विरोध एवं विद्रोह के स्थान पर विवेक को महत्व देती हैं। लेखिका के मतानुसार तेजी से बदल रहे समय में नारी अस्मिता एक चुनौती भरा सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है कि हम विश्व को बचा ले जाएं। प्रकृति और परंपराओं से मिले मूल्यों को अगर हमने खारिज कर दिया तो हम खुद ही खोखले हो जाएंगे। प्रमुख रचनाएं। कहानी संग्रह कात्यायनी संवाद, मुंडेर पर एक इंद्रधनुष, दिशाहीन, सांझबाती, गृह प्रवेश, थाली भर चांद, मानुषगंध। उपन्यास सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी, यामिनी कथा, दीक्षांत। व्यंग्य दृष्टांत, धृतराष्ट्र टाइम्स, झगड़ा निपटारक दफ्तर, अजगर करे न चाकरी। धारावाहिक पलाश के फूल, न किन्नीना, सौदागर, दुआओं के एक इंद्रधनुष, जुबैदा के नाम, निर्वासित और रेस। सम्मान और पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट लेखन के लिए कथाकार सूर्यबाला को कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। घनश्याम दास पुरस्कार, सैलाब पुरस्कार, प्रियदर्शनी पुरस्कार तथा नागरी प्रचारणी सभा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मुंबई विद्यापीठ, आरोही, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, सतपुड़ा संस्कृति परिषद आदि कई संस्थाओं से सम्मानित। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी निर्वासित वानप्रस्थी जीवन जी रहे, अपने घर को त्याग बड़े बेटे के घर पर रहने वाले दंपति की दर्द भरी कहानी है। स्वयं की स्वतंत्रता को अनिच्छापूर्वक छोड़ अपने पुत्र और पुत्रवधू की इच्छा, भावना, रुचि एवं विचारों के अनुसार स्वयं को ढालना कितना दमघोटू और पीड़ादायक होता है। एक दूसरे के पूरक पति पत्नी, जिनका जीवन और जीवन के सुख दुख भी साझा थे, दोनों को अलग कर दोनों बेटों के बीच बांटा जाना बाण विद्ध क्रौंच युगल की मौन मुख पीड़ा की मर्मांतक अभिव्यक्ति था। यानी क्रौंच युगल यानी क्रौंच पति पत्नी, पक्षी है क्रौंच एक, और जब वाल्मीकि ऋषि हैं उनको आदि काव्य रामायण लिखने की प्रेरणा है वो तब मिली थी जब क्रौंच युगल में से एक को शिकारी द्वारा मार दिया गया था। तब करुणा से आर्द्र होकर उनके मुंह से ये श्लोक निकला था, माँ निषाद प्रतिष्ठा में त्वम गमय शाश्वती समा। तो ये जो कहानी है, इस कहानी के माध्यम से जो वृद्ध दंपति हैं उन दोनों के ही ऐसा इतनी अधिक पीड़ा होती है कि जिसे वो व्यक्त भी नहीं कर सकते अपने शब्दों के माध्यम से, और जिस तरह से कोई बाण अंदर तक बिंध जाता है, इस तरह से उन दोनों की पीड़ा है वह सामने आती है। कहानी कथ्य और शिल्प में बेजोड़ है, भाषा सहज सरल तथा भाव संप्रेषण के अनुकूल है। कहानी का अंत करुणा युक्त एवं दुखांत है। झुलसाती लू के साथ दोहरे होते यूकलिप्टस और कैजुरीना के पेड़, दरख्ती गुलाब की क्यारियाँ और सूखे पत्तों से ढका लॉन। दरख्ती गुलाब की क्यारी यानी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ेगी, गुलाब की जो क्यारियाँ हैं वह भी उनकी जो मिट्टी है वह भी दरक गई है, और सारा जो लॉन है वो सूखे पत्तों से ढक गया है। इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। कमरे से बरामदा, बरामदे से खिड़की और खिड़की से आती वही सूखी हरहराती हवा। उन्होंने खिड़की का शीशा बंद कर दिया, पर्दे खिसका दिए, फिर थोड़ी देर शीशे से टिकी खड़ी रहीं। सब कुछ उजाड़ वीरान, माहौल की मनहूसियत से उदासी और भी गहरा गई। और ऐसी दोपहर एक दो हो तो काटी भी जा सकती है, पर हफ्तों महीनों सालों, बहुत पहले भी जेठ वैसाख की दोपहरी तो ऐसी ही उजाड़ हुआ करती थी, पर तब इतनी उदास और सपाट कभी नहीं लगी। या यूँ कहें कि इतना वक्त ही किसे रहता था। छोटे बच्चे थे,
सारा समय उनके पीछे पीछे ही भाग दौड़ चीख पुकार में बीत जाता। पल के 2 घड़ी झपक लेने को तरस जाती। बच्चों को सुलाने के लिए ढाका बंगाला कौआ की कहानी सुन कहते कहते वे खुद सो जाती और छोटा धीरू बड़े भाई के इशारे पर सिर के नीचे पड़ी माँ की कोहनी खिसकाकर दबे पांव तपती दोपहर में खिसक जाता। पता तब चलता जब मेहरी उन्हें मड़ैया पर फाल से तोड़ते देखकर कान पकड़कर उनके सामने हाजिर कर देती। तब तक बेर बेसहने लगती, यानी कि दोपहर है वो खत्म होने लगती थी। आंगन और बरामदे में पानी का छिड़काव, सुराही झांझर भरना और बाबूजी के लिए सौंफ काली मिर्च की ठंडाई पीसना, वह ये इनको याद करती है कि किस तरह पहले की दोपहरी है वो निकला करती थी। वह पोथी निकालकर चश्मा टटोलने लगी। 1-2 पाठ गुनगुनाए। थोड़ी देर उठी लू की थपेड़ों में ही अलगनी पर सूखती अपनी साड़ी और जंपर उठा लाई। उन्हें धीमे धीमे तय करती रही। तय करके रैक पर रख दिया। अब बटुए से माला निकाली और चुपचाप बिस्तर पर बैठी फेरती रही। बैठे बैठे कमर दुखती सी लगी तो लेट गई। जाने कब झपकी सी आ गई। थोड़ी देर में ही चौंक कर आंखें खुल गईं। लगा काफी दोपहरी कट चुकी होगी। 4 तो जरूर बजते होंगे। उठना चाहिए। बेटे बहू के कमरे के दरवाजे उड़के हुए थे। कूलर की घर से सारे घर की खामोशी को मथ रही थी। दबे पांव बैठक की ओर आई। आराम कुर्सी पर उठंगे उठंगे वह सो रहे थे, यानी कि बैठे बैठे ही उठने की प्रक्रिया में और बैठे बैठे ही वो उस पर कुर्सी पर सो गए थे। एक किताब हाथों के सहारे पेट पर टिकी थी। चश्मा थोड़ा नाक के नीचे खिसक आया था। उन्होंने चुपचाप किताब मेज पर रख दी। चश्मा उतारने लगी कि उनकी नींद खुल गई। तुम सोई नहीं क्या? नहीं, थोड़ी झपकी आ गई थी, लेकिन गर्मी बहुत है। नींद खुल गई। थोड़ा ठहरकर पूछा, जगा दिया तुम्हें? नहीं, मैं भी पढ़ते पढ़ते यूं ही झपक गया था। सचमुच बड़ी गर्मी है। शरबत लाऊं बनाकर पियोगे? शरबत? नहीं नहीं। अच्छा ऐसा करो, चाय बना दो। तब तक राजन और बहू भी जाग जाएंगे। वह दबे पांव ही रसोई में गई। स्टोव में तेल नहीं था। बोतल से डालने लगी तो जाने कैसे बोतल फिसल गई। चारों ओर मिट्टी का तेल फैल गया। आवाज़ सुनकर कौन है कहती रीमा रसोई तक चली आई। वह अपराधनी सी दयनीय बनी जल्दी जल्दी कपड़े से सुखा रही थी। ओहो माँ जी आप? उन्होंने खिसियानी सी हंसते हुए कहा। मन में आया जरा चाय बना दूं। तुम्हारे बाबूजी भी जग गए थे। सोचा जब तक बनेगी तुम दोनों भी जग जाओगे तब तक। अरे इतनी दोपहरी की में चाय कौन पिएगा? जरा शाम तो होने देती। फिर जमुना आकर बनाता ही। आप बेकार ही तकलीफ करने लगती हैं। 4 से ऊपर हो रहे थे। मन भी 4 था। वह सुर को धीमा करती हुई बोली। खूब, तो आप चाय बनाने लगीं? उसने केवल हंसकर कहा था। वह भी बुरा लगने लायक नहीं, कोई शब्द नहीं, पर उनका मन रोने रोने सा होने लगा। अगर वो अपने घर में रहती तो इस तरह की उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होता। उनकी मर्जी से वो उठ सकते थे, बैठ सकते थे, खा पी सकते थे, कुछ भी कार्य कर सकते थे। लेकिन यहाँ बेटे बहू के घर में आने पर उन पर बहुत सारी बंदिशें हैं वो लग गई थी, और वो बंदिशें उनको वो स्वयं ही स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि अगर उन्हें वहाँ रहना था तो उनके वहाँ के माहौल के अनुरूप अपने आप को ढलना था। कमरे में राजेन शायद पूछ रहा था। बहू फिक से हंसती हुई उन्हें बता रही थी। माँ जी हैं, जाने इतनी दोपहरी में उन्हें चाय बनाने की क्या सूझी। और बुढ़ापे में हाथ तो चलता नहीं। बोतल लुढ़क गई मिट्टी के तेल की। तो उन्हें समझा दो, और अगर चाय जल्दी पीना चाहती हों तो जमुना को कह दो जल्दी आ जाया करे। लो, तुम समझते हो मैं उन्हें किचन में काम करने को कहती हूँ? उनके जाने से तो काम बढ़ जाता है। पर ये बूढ़े लोग उनकी आंखें भर भर आईं। उनकी यानी उस वृद्ध दंपति में से महिला की आंखें हैं वो एकदम भर भर आएंगी। अभी तक तो वो सारा काम अपने पति का सारा काम वो स्वयं ही कर रही थी। अभी तो यहाँ आने के पहले तक सारा काम ही संभालती थी। बाबूजी का नाश्ता, खाना, कपड़े धोना तक। और बाबूजी ने कभी शिकायत नहीं की कि अब तुमसे काम ठीक नहीं होता। दाल सब्जी में न कभी पानी ज़्यादा न नमक कम, जमुना की तरह। सोचा चलकर बैठक में उन्हीं के पास बैठूं। चाय बनाने का उत्साह तो समाप्त हो गया था। बैठक की ओर बढ़ी कि कानों में राजेन और बहू के खिलखिलाने की आवाज़ आई। वह झेप कर पूजा वाले कमरे की ओर बढ़ गई। जाते जाते राजेन का धीमा स्वर कानों में पड़ा। प्रेम श्रेम कुछ नहीं, अकेली बोर फील करती होंगी तो बाबूजी के पास जाकर बैठ जाती होंगी। वहाँ जैसे मैंने देखा ही न हो। माँ जी के मना करने पर भी पिताजी अपने कपड़े खुद धो लेते हैं। चाय की खाली प्याली उनकी मांगने पर भी किचन में रखाते हैं। दिन में अधिक नहीं तो 4-5 बार दवा के लिए पूछते हैं, खाए कि नहीं, खत्म हो गई हो तो ले आऊं, उनका बस चले तो। बात एक भरपूर कटाक्ष पर समाप्त हो गई। चाय की खाली प्याली रखकर वह चुपचाप
सिर झुकाए बैठक की ओर मुड़ गए। सोचा जमुना से माँ जी के बारे में पूछें, फिर रुक गए। लौटकर उसी मुद्रा में झुकी हुई अखबार लेकर बैठ गए। इतना अखबार उन्होंने जीवन में कभी नहीं पढ़ा था जितना पिछले 2.5 सालों में। रिटायर होने के 1.5 साल बाद ही यहाँ आ गए थे। दोनों 1.5 वर्षों तक 100 रुपये महीने भेजने के बाद अचानक राजेन का पत्र मिला था। उसमें उसने अकेले उतनी दूर रहते माँ बाबूजी को अपने पास रहने के लिए बुलाया था। मकान को किराए पर उठा देने की बात भी लिखी थी। वैसे किराए वाली बात गौण थी, मुख्य तो यही थी कि माँ को अकेले सारा काम करना पड़ता है। यहाँ हम लोगों को चिंता बनी रहती है। इतनी दूर से समय कुछ समय पहुँचना भी मुश्किल है। सरकारी नौकरी ठहरी। अड़ोस पड़ोस वालों ने भी कहा, ठीक ही लिखा है, अब यह उम्र आराम की है। यहाँ तो सौदा सिलुफ और जो कुछ थोड़ा बहुत राशन लगता है बाबूजी खुद ही लाते हैं। वहाँ तो बेटा इतना बड़ा अफसर है, हर काम के लिए चपरासी अर्दली हाथ बांधे खड़े रहेंगे। बहू भी सुशील है, इतनी बार यहाँ आई कभी ऊंचे बोल नहीं सुने। राज करोगी राजेन की माँ, अफसरों की पुलाव कचौरी से नीचे बात नहीं होती। और फिर सबसे बड़ी बात कि उसे इतना ख्याल है, नहीं तो आजकल के बेटे। लेकिन मुंह फट बूढ़ी दरोगानी ने कहा था, सब कचौड़ी पकौड़ा एक तरफ और अपना सुराज एक तरफ। वहाँ तो अफसर